हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको जैसा पता है कि जो आज का हमारा लेक्चर है आपका 6 क्लास का है। हिस्ट्री हम लोग विषय पढ़ रहे हैं और हम लोग चैप्टर देख रहे हैं क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। हमने किताबों के विषय में पढ़ा, यानी कि जो आपका ऋग्वेद कालीन जो आपकी चीजें थी, जो व्यवस्थाएं थी, उन थोड़े व्यवस्था को हमने जानने की आपका कोशिश की। और हम लोग बात कर रहे हैं आपका जो कब्र है उनके विषय में, कि कब्रों से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है और कैसे हम महापाषाण कालीन यानी कि बड़े पत्थरों के बारे में अपनी जानकारी जुटाते हैं। और कैसे जब जो आपकी कब्र थी वो आपकी बन रही थी, उन कब्रों में किस प्रकार से आदमी को आपका दफनाया जाता था, क्या वो सारे बाप की चीजें थी, कौन कौन सी चीजें उनके साथ वो आपके भेजे जाते थे, किस प्रकार की उनकी कब्र बनी थी, उन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत क्या है आपका देखने वाले हैं। ठीक है, ताकि हम हर चीज को बहुत अच्छे से आपका देख सकें, उन पर बात कर सकें। इसलिए हमारी यही कोशिश है कि हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। और आपका अगर किसी प्रकार का कोई डाउट बनता है किसी भी कोई बच्चे का, तो मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों। क्लियर है? कोई भी स्कूल का आपका कोई भी बच्चा सब्जेक्ट से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित किसी कोई प्रश्न, कोई आपका डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी बच्चा, चलिए, अगर आपका प्रश्न नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपका रिवीजन कर रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या ये आपका लड़कों को समझ नहीं आ रहा है? खाली लड़कियों की समझ थोड़ी आ रहा है, दोनों को आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। ध्यान देते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। आपको जैसा पता है कि जो वो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग ये देख चुके थे। सबसे पहले आपको ध्यान दिला देता हूँ, खामोशी प्रहरी कहानियां आपके पाषाणों की। अब महा का मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। हम इसको अपने टॉपिक के अंतर्गत आपका जान चुके हैं, इसको देख चुके हैं। यहाँ तक सभी बच्चों से क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये भी हम लोगों ने कवर के विषय में देखा। और अब हम लोग बात कर रहे थे, कल हम ये पूछ रहे थे, हड़प्पा शहर जो था, क्या इसमें लोहे का प्रयोग हुआ था क्या नहीं हुआ था बच्चों? प्रश्न इस बात का है। तो मैंने आपको मना किया था कि जो हड़प्पा जो आपका पार्टिकुलर शहर है जिसकी हम लोगों ने बात करी, उसमें आपका लोहे में का प्रयोग नहीं हुआ था। वहां तांबे का प्रयोग था, सोने का प्रयोग था, चांदी थी, लोहा नहीं था, आपका पत्थर था, क्लियर है, धातु थी और उसमें हड्डियां थी, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं था। लेकिन बात क्या कर रहे हैं कि महापाषाण काल से मिले लोहे के समान, लेकिन जो महापाषाण काल है उसमें लोहे के समान मिले हैं। लेकिन सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा के शहर है, उसमें नहीं। समझिए आप चीजों को, दोनों चीजें अलग हैं। क्लियर है? ये जो सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, ये पाषाण के बाद की समय। पाषाण तो वो समय है जब मानव का आपका प्रारंभिक समय है, और हड़प्पा तो ऐसी सभ्यता थी जो आपका विकसित थी। बिल्कुल क्या थी? विकसित थी। ये बच्चे सामने देखें, क्लास में सामने देखिए, देखिए तो हमको क्या मिला है, कुछ आपके सामान मिले। अब देखिए, बाईं ओर घोड़े के लिए, नीचे बाईं ओर आपके कुल्हाड़ियां और नीचे एक कटार है। अब देखिए, ये हमें कुछ प्रकार की ऐसी आपकी चीजें हैं जो हमको सामान कहां से मिले हैं, आपके इन कवरों से हम लोगों को ये सामान प्राप्त हुए हैं। देखिए बच्चों, हम जब पढ़ते हैं और हमारे सामने पिक्चर नहीं होती तो हम उन चीजों को काल्पनिक रूप में अपने पिक्चर नहीं बना सकते अपने माइंड में। लेकिन जब हम लोग कोई हमको कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में हमको कोई आपका नरेट कर रहा हो और सामने हमको चीजें मिलने देखने को मिलती हैं, तो हम उस चीज को रिलेट करके बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, कि जो लोग हैं उनमें कैसी असामाजिक आपकी समानता थी, हम उनको कैसे पता कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग जांच कर रहे हैं। देखिए, पुरातात्विकविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई आपकी चीजें मरे हुए व्यक्ति की तरह ही होंगी। कह रहे कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो आपके पुरातात्विकविद है, वो ये मानते हैं कि कंकाल के साथ जो चीजें हमको मिली, कंकाल मतलब जब मानव को कब्र के अंदर किसी को आपका दफनाते हैं तो उसकी जो ये बॉडी होती है, तो स्किन, खाल वगैरह जो हम इसको बोलते हैं, सब आपके गल जाती है और आपकी मिट्टी बन जाती है।
बाकी जो हड्डी होती है ये बहुत लंबे समय के बाद आपका डिकम्पोज होती है। क्लियर है? तो हमको क्या मिला है, हमें कंकाल के साथ आपके कुछ मरी हुई, मतलब हमको कुछ क्या है, आपके मरे हुए व्यक्ति के साथ कुछ हमको चीजें पाई गई थी। जैसे कभी कभी एक कबर की तुलना दूसरी कबर में ज्यादा चीजें मिली हैं। हुआ क्या है, जब इन्होंने आपस में कंपेयर किया है तो इन्होंने ये देखा कि अगर हमने एक कबर को देखा और उधर हमने आपका दूसरी कबर को देखा, तो अगर हम इन दोनों की आपकी चीजों की आपस में कंपेयर करें तो पहली बात तो अधिकतर, जरूर नहीं कि समानता ही मिले, एक तो अलग अलग प्रकार का सामान मिला और किसी में ज्यादा किसी में कम मिला। मानचित्र 2 पर आपका प्रश्न नंबर 13 पर ब्रह्मगिरी को खोजो, कह रहे ब्रह्मगिरी जो आपका पर्वत है आप उसको खोजिए। मैं आपको पढ़ाए थे पहले चैप्टर में, दिखाया था आपको कि ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। कह रहे कि ब्रह्मगिरी जो है वहां पर एक ऐसी कब्र थी जिस कब्र में जो आपका व्यक्ति था, उस व्यक्ति की आपके कब्र में 33 आपका सोने के जो आपके मनके थे वो मिले और एक आपका क्या मिला, आपको शंख पाए गए। यानी कि व्यक्ति के मरने के साथ अलग अलग की चीजें जो थी वो आपकी दफनाई जाती थी। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए जाते थे। अब कह रहे कुछ ऐसे ही कंकाल है जिनके पास क्या मिले, कुछ आपके जो मिट्टी के बर्तन है हमको वही मिले। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाते हैं। और कह रहे जो लोग दफनाए गए थे, तो दफनाए जाने के समय में जो लोगों की विभिन्नता है, जो उसमें अलग अलग आपके सामाजिक स्थिति है, सिंपल सा कहें अमीर और गरीब के बीच का हम लोगों को कब्र आपके दफनाने में भी अंतर नजर आता है। अब देखिए जो गरीब व्यक्ति होगा तो सामान्य सा बात है कि उसके पास जितने संसाधन होंगे वो आपके पर्याप्त नहीं होंगे। तो अगर उसके पास कुछ आपकी चीजें दफनाई जाएंगी तो यही आपके मिट्टी के बर्तन, कुछ खाने पीने का सामान। लेकिन अगर कोई अमीर व्यक्ति होगा तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की आपकी चीजें दफनाई जाएंगी। अगर कोई योद्धा है तो उसके लिए आपके उसके तलवार है, तीर है, जो भी सामान है वो आपका दफनाया जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ आपके सरदार थे तो आपके दूसरे अनुयायी। अब देखिए जो आपके सरदार रहा होगा, जो आपका लीडर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ उसके जो अस्त्र और शस्त्र हैं उनको दफनाया गया होगा। और यही कारण है कि बहुत लोगों के साथ आपके आपके तलवार, आपके तीर कमान, बहुत सारे पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार मिले हैं, किसी के साथ आभूषण मिले हैं। तो आप कह सकते हैं कि शायद कोई उच्च घर की आपका स्त्री रही होगी, उच्च कुलीन अमीर रही होगी, जिसके पास क्या था, ये आपकी सारी चीजें थी। क्लियर है? तो आपको ये सब चीजों को आपको देखना है। क्या कुछ कब्रें खास परिवार के लिए थी? कह रहे कि कुछ ऐसी कब्र हैं जहां पे आपकी कब्र होती थी, कोई ऐसा था कि कुछ खास परिवार के लिए ही वो आपके बनाई जाती थी। देखिए कभी कभी महापाषाणों में भी एक से अधिक आपके कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार को लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। कह रहे कि ऐसा होता है कि जो कुछ आपके शाही परिवार रहे होंगे उसमें क्या हुआ है कि एक ही परिवार के जो आपके लोग हैं उनको क्या करा गया है, एक ही स्थान पर अलग अलग समय वो आपका दफनाया गया होगा। यानी कि स्थान एक रहा होगा और जो लोग मरे होंगे उनका समय तो निश्चित रूप से अलग होगा, तो उनको सबको एक ही स्थान पर दफनाया गया। मरने के बाद वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लटका कर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों के चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार आपका शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। और क्या करते थे कि जो आपके पोर्ट होल बनाए जाते थे, इसमें चट्टान के माध्यम से, गोलाकार पत्थर के माध्यम से चिन्ह करके उनकी आवश्यकता के अनुसार जो आपके शव हैं उनको क्या करते थे, उनको आपका आके आपका दफनाते थे। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक कब्र दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए ये कब्र किसी शाही व्यक्ति के घर की है, उसके यहाँ दफनान है। तो अगर अगर ये कब्र है तो उसमें रास्ता कर रखा है कि एक ही परिवार को लोगों को अगर कोई मरता अलग अलग तो उसको एक ही स्थान पर हम उनको दफना देंगे। ये देखिए ये रहा होल। ऐसी बहुत कम जो आपकी कब्रें हैं जिनमें ये चीज हमको ऐसा मिला है। आगे देखिए, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। कह रहे कि आपका इनाम गांव है,
उसमें क्या है, एक विशिष्ट जो व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति, उसकी जो है हम लोगों को क्या मिली है, कब्र मिली है। देखिए मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 पर इनाम गांव को खोजो। यह है भीमा की सहायक नदी घोड़े के वहां किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3700 से लेकर 2700 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लटका कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन शायद जिनमें वो खाना खाते हो, पीते हो, और दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। शायद ये हो कि मान लीजिए अगर हम एक कंपेयर कर रहे हैं इनाम गांव की जो हमको मिली है कब्र, उसकी हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसने जो अपने बर्तन और खाने पीने की चीजें जो आपके यूज करी होंगी उन बर्तनों को, वो बर्तन उसके साथ आपके दफना दिए गए होंगे। क्लियर है? अब देखिए एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। अब देखिए अजीब सी स्थिति है कि जो कोई एक आदमी है उसको 5 कमरे वाले एक मकान का कोई आंगन रहा, आंगन मतलब जहां आपकी खुली जगह होती घर में, उसमें आपका क्या गया, 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। किसमें दफनाया गया? संदूक में। बच्चे 4 पैरों का मतलब है कि उसके 4 जो पाए हैं, या जो उसको उसके जो आपके कोने हैं, उसपे जो हम जो आपके लकड़ी लगा देते हैं उनको पाए बोलते हैं, कि जिसको सपोर्ट रहती है, उसमें आपका दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव में सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में अनाज का एक गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे और जो शव था यानी कि जो बॉडी थी उसके पैर कैसे थे बच्चों? वो आपका मुड़े हुए थे। हम लोगों को इस प्रकार की आपके कब्रें मिली। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब में कारण बताओ। कह रहे क्या तुम्हें लग रहा कोई ऐसा आपका सरदार था जिसका आपका शव हो? तो ये आपको बताना है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ये जो सारणी है बच्चों, जो आपको ग्राफ सा मिला है, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, क्या आप बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, इसको हम अभी रुक के पढ़ेंगे। थोड़ा हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। देखिए इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, यानी कि जो इनाम गांव के लोग थे वो किस तरह से अपना काम करते थे, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनकी क्या स्थिति थी। आइए कुछ हम लोग उनकी स्थिति पर विचार करते हैं। देखिए आपको समझना होगा बच्चों कि मान लीजिए कोई आपको कब्र मिली है। अब मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि आप सब इस स्कूल के बच्चे हैं, आप लोग सब 6-7 आप स्टैंडर्ड के हैं। आप क्या करना है कि आपको एक कब्र की जांच पड़ताल करनी है, आपको उसके विषय में बनना। मान लीजिए आप ही पुरातात्विकविद हैं, आप कैसे खोज करेंगे? आपने कहा ठीक है सर हम खोज करते हैं। आपने कब्र को खोदा, आपको अस्थियां मिली। आपने कहा ठीक है सर अस्थि तो मिल गई, और आपने लंबाई माप दी कि शायद ये वहां व्यक्ति की हाइट ये है, उसका जो हमको मिला है कंकाल। फिर आपने देखा कि उसके साथ क्या चीजें पाई गई हैं। अगर मान लीजिए नॉर्मली आपके मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो आप कह सकते हैं कि सर ये इसके साथ 2 मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी कि ये व्यक्ति गरीब रहा होगा। अगर उसके साथ आप देखेंगे अस्त्र शस्त्र, आपके तलवार वगैरह कुछ मिले तो आप कहेंगे ये आपका योद्धा यानी कि सरदार रहा होगा। अगर आभूषण मिले हैं, किसी प्रकार के गहने मिले तो आप कहेंगे कोई आपकी महिला रही होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं कैसे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपके कवर हैं उनमें कैसी अलग अलग स्थिति में हमको सामान मिले हैं, हमको चीजें मिले हैं जिसके आधार पर हम लोग सामाजिक डिवीजन कर रहे हैं, हम उनमें विभिन्नता कर रहे हैं अमीर और गरीब की। अब जैसे कि एक व्यक्ति दफनाया गया था, उसके साथ 33 क्या मिले थी सोने की जो मोहरें मिली। तो मुझे बताइए 33 सोने की मोहरें, क्या उस समय भी तो पैसा अपने आप में कुछ रहा होगा गोल्ड, तो क्या आसान बात थी मिलना? नहीं, आसान बात नहीं थी। अब देखिए इनाम गांव में पुरातात्विक विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। काय के बीज मिले हैं? ये वो सारी ऐसी फसल हैं जिन फसलों के बीज उनको कहाँ मिले हैं? इनाम गांव के अंदर उनको मिले हैं। ठीक है। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, और कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी उनको अस्थियां भी मिली हैं। कई जानवरों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि यहाँ के लोग इन्हें खाते होंगे। कह रहे कि कुछ को काटा गया है। अब देखिए
जब आप किसी जानवर को काटते हैं तो किसी धारदार हथियार से काटेंगे तो उसकी हड्डी पर भी तो आपके निशान बनते हैं, अंदर जो हड्डी होती है। क्लियर है? तो उस तरह के निशान बनेंगे जिनके अंदाजे से कह रहे हैं कि शायद इन लोगों को ही खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णा, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, आपका केकड़ा, मछलियों की हड्डियां भी पाई गई। यानी कि सब प्रकार के जो जानवर है वो भी यहाँ मिले। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। क्या करते थे? जो आपका रस भरी थे उनको एकत्र करते थे। ऐसे भी हम लोगों को क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं। ठीक है? इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधे की एक सूची बनाओ। कह रहे कि जो आपका इनाम गांव है आप इसको देखो और ये लोग कैसे रह रहे थे, इसके जो है आप काम धंधे की आपको क्या बनानी है? एक आपको सूची बनानी है। क्लियर है? कहाँ बनानी है? एक आपको सूची बनानी है। उस सूची को हम लोग आपका देखेंगे। ठीक है? अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है कि और चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम जितना फिलहाल पढ़े हैं, आप कब्रों के विषय में कोई ऐसी चीज है जो आपके समझ नहीं आई हो, आप उनको नहीं जान सकते, कोई चीज ऐसी जो आपके पहचान से बाहर है, तो आप मुझसे क्या बच्चों पूछ सकते हैं। देखिए हम लोग ये पढ़े, ये अन्य जानकारी है। अब देखिए चैप्टर वैसे जो है आपका बच्चों ऑलमोस्ट फिनिश है, ये आपको याद करना, लेकिन ये चीज बता है अन्य था। अब थोड़ी सी जानकारी हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। एटलस में चीन को देखो तो चीन आपको दिखाई देगा। भारत से जो आपका हिस्सा है, मैं ऐसे कहूँ आपका नॉर्थ और जो ईस्ट बच्चों, नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है आपको उत्तर पूर्व में आपको दिखाई देगा। जो दिशा है उसमें आपको चाइना भारत के साइड में आपको दिखाई देगा। ठीक है? देखिए लगभग 3500 साल पहले हमने यहाँ लेखन की कला का सबसे पुराना हम उदाहरण पाते हैं। कह रहे जो लिखने की कला है सबसे पुराना एग्जाम्पल हमको चाइना से मिला। यहाँ जानवरों की हड्डी पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डी कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजाओं को लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वो युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उनके पुत्र होंगे? इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। यहाँ इन्हें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ती थी। भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम सोच रही होगी, ये भविष्य वक्ता कभी कभी गलती भी आपका करते थे। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि हड्डियों पर ये कुछ लिखावट लिखते थे कि हम क्या युद्ध जीतेंगे, हमारे पुत्र होगा, क्या हम धन्यदान होंगे, हमारी फसल अच्छी होंगी। उनको पकड़ते थे, उन हड्डियों पे इस प्रकार की चीजें लिखी और उनको लिखने के बाद उनको जलाया करते थे। और जो माने कोई जो आप भविष्यवाणी वक्ता था वो उन हड्डियों की जलने की आवाज और चटकने की आवाज के आधार पर वो बताता था कि आपके यहाँ युद्ध होगा, आप उसमें जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो इस प्रकार वो कह रहे कि भविष्यवाणी गलत भी हो सकती थी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा स्त्री कर ली थी, इसलिए उनमें बड़े आपका नक्शी करे हुए कांसे के बर्तन भी शामिल हैं, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे बच्चों? देखिए जो लोहे का इस्तेमाल है वो नहीं जानते थे। ठीक है? ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच में का कोई एक फर्क बताओ। कह रहे जो आपने ऋग्वेद के राजा पढ़े हैं और उससे पहले पढ़े हैं उनके बीच अंतर बताओ। तो देखिए ये जो आपका इनाम गांव है ये ऋग्वेद से पहले की कहानी है। समझ आ रहा बच्चों? अब देखिए क्या बताते हैं कंकाल और क्या बताते हैं भान का अध्ययन। अब देखिए सिंपल सा इसमें बेसिक अंतर ये देखना है कि अगर कोई हमको आपका कंकाल मिलता है तो हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि ये कंकाल आपका पुरुष का है महिला का। अगर मान लीजिए कंकाल में आभूषण मिल गए हैं तो हम कह देंगे ये महिला का। मान लीजिए अगर महिला का आभूषण नहीं मिला फिर कैसे कहेंगे कि ये आपका महिला का है। इसका एकमात्र तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए इस लाइन को देखिए। कंकाल की पहचान करने का सबसे बेहतर तरीका है स्त्रियों की जो हड्डियां, स्त्रियों की जांच। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उसका
कोटि प्रदेश, यानी कि आपका कूल्हा जो होता है पुरुषों से बड़ा होता है। यानी कि ये देखिए कि जहां से हमारा ये जो आपका, जहां हमारी आपकी नाभि होती है, और नाभि से जो आपके नीचे वाला पार्ट है जिनको हम हिप बोलते हैं, इस कूल्हे को देखेंगे तो ये जो जो कूल्हे का साइज है, जो उसकी अस्थियों का साइज है, ये आपका बड़ा हो जाता है। और हम क्या बोलते हैं कि ये जो है अगर छोटा है तो किसका है, पुरुष का है, और बड़ा है तो किसका है, महिला का। हड्डी के आधार पर बता रहा हूं बच्चों, मांस के आधार पर नहीं। तो इसी आधार पर हम लोग जांच करते हैं। क्लियर है? और कह रहे हैं कि आज में लगभग 2000 साल पहले जो आपके चरक हुए हैं, ये प्रसिद्ध वैद्य थे। चरक संहिता नामक इन्होंने बाकी पुस्तक लिखी है, और इन्होंने पहले बता दिया था कि 260 हड्डियां होती हैं, और आधुनिक आपके विज्ञान में 206 बताई गई हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, जोड़ और कटजर को भी शामिल किया था। यानी कि उन सब चीजों को शामिल करके उन्होंने आपको क्या बताया था कि जो आपके 360 क्या है, आपकी अस्थियां हैं, इन सबको आपका बताया गया होगा। तो जो बच्चों आपका चैप्टर है वो आपका पूरा अच्छे से आपका समाप्त हो गया है। क्लियर है? अब तुम सूक्त को समझ सकते हो, सूक्त क्या होते हैं, यज्ञ का क्या महत्व है। अब देखिए आप ऐसे मिला सकते हैं। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है, और सूक्त को आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ये इस तरह से मिलान कर सकते हैं और आप इस तरह से। क्लियर है? आप इनको ऐसे मिलान कर सकते हैं, और बहुत आसानी से आप सारे जितने भी आप प्रश्न आंसर हैं आप उनको कर सकते हैं बच्चों। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे नहीं होगा, जानते हैं, क्योंकि हमने हर एक चीजों को बहुत अच्छे से और बहुत सूझबूझ के साथ, कहानी को बहुत अच्छी तरह से हम उसको रिलेट कर कर जोड़कर हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा है। क्लियर है बच्चे? मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप घर जाकर रिवीजन करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का किसी भी स्कूल से कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, कोई आपका डाउट हो, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे किस दिन लाइव जुड़कर ही आपसे बात करनी पड़ेगी स्कूलों से, और तभी पता लगेगा कि आप लोग कितना रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे से अपने लेक्चर को पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट आपका लेसन के साथ। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।